हेलो दोस्तों, विदुषी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण विषय पॉलिटी के कुछ प्रश्नों की। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कौन से कथन जो है वो ठीक हैं। तो इनकी पहचान करने के लिए आप देखें कि इसने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि उसके पास जो उसको जो है ये भाई गवर्नर बेसिकली होता क्या था। गवर्नर का काम जो था वो रूल रेगुलेशन करना था, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करना था। तो यानी कि जब इसको ब्रिटेन की संसद ने बनाया है, ये ध्यान रखें कि ब्रिटेन की संसद जो है उसने बनाया था इसको, बंगाल का गवर्नर जनरल, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो सीधा सीधा मतलब ये समझ में आता है कि भाई यानी कि अब संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में दखल दे रही है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से कर रही थी, जो भी उसका अधिकार था, जो भी उसे अच्छा लगता था वो करे जा रही थी। लेकिन इससे जो है ये समझ में आता है हमको कि भाई ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और इसी को कहा गया राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की मान्यता दी। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात करते हैं हम कि इसने जो है भारत में राजस्व और जो है क्या है नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की। ये बिल्कुल ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है यही इसी एक्ट में बनाया गया था। उसके बाद इसने कंपनी के वाणिज्यिक और अनैतिक कार्यों में मतभेद किया। ये गलत है क्योंकि ये हुआ था 1784 में, जो जिसको हम द्वैध शासन भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर, डायआर्की। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो खैर इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ठीक होगा बी। इसका बी ऑप्शन ठीक है, यानी एक और दो कथन सत्य हैं। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 1784 में। इसी में साफ साफ कहा गया था कि जो कंपनी के क्षेत्र, देखिए यहाँ पर ध्यान रखें कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है और ब्रिटिश संपत्ति, इसका मतलब ब्रिटेन की संसद, उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि भाई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था, ना कि ब्रिटेन ने खुद आकर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है उसको अब संसद धीरे धीरे अपने हाथों में ले रही है, क्योंकि भाई ब्रिटेन में भी इस बात का वो होने लगा था डिमांड कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतना मुनाफा कमा रही है, हमें भी जो है वहाँ पर अधिकार चाहिए भारत में। तो वो सब बातें इसमें कही गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम कि अगला प्रश्न है कि विभिन्न अधिनियमों और उनके प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। तो गलत की बात की गई है, तो गलत की बात की गई है इसमें। तो ये वाला जो इसमें बात है कि कौन से कथन गलत है, इसके लिए जरूर ये बात जरूर ध्यान रखें कि पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि भाई गलत पूछे हैं कि सही पूछे हैं, क्योंकि गलत और सही के चक्कर में ही गलत हो जाते हैं आपके प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो जब हम पढ़ चुके हैं कि भाई गलत पूछा है, तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है, ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ करने का प्रयास किया था। तो ये यहाँ तक तो ये ठीक है, पर इसमें ये कहा गया है कि लेकिन भारतीयों को पद धारण करने से रोक दिया गया था। एक्ट में ये बात नहीं कही गई थी। एक्ट में ये कहा गया था कि भारतीय भी ये पद धारण कर सकते हैं। वो तो बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं उनके विरोध के कारण ये चीज़ जो है रोकी गई। तो ये कथन भी गलत हो गया। फिर ये कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1858 ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था। तो ये भी यहाँ ये तो ठीक है कि कुछ बात ये वाली तो हुई है कभी, लेकिन वो एग्जैक्ट तारीख या एक्ट कौन सा है, तो ये वाला एक्ट वो नहीं है। वो एक्ट है 1861, ठीक है, सॉरी 1853 का एक्ट है। तो वो एक्ट है 1853 का एक्ट।
तो 1853 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि भाई विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। उसके बाद फिर 1853 के चार्टर एक्ट में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियाँ जो हैं बहाल कर दी गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो रखा है, क्योंकि ये हुआ था 1861 में, जब बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ दी गई थी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया, इसका आंसर होगा डी। तो सभी कथन जो हैं गलत हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पहलू 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित हैं। तो इसमें जो है पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली थी, ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली बेसिकली क्या होती है? पोर्टफोलियो प्रणाली होती है कि एक मंत्री को जो है एक मंत्रालय या एक विभाग दे दिया जाए, जैसा कि अभी भी होता है। तो इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है, इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो अब तक के 2 कथन सही हो गए। उसके बाद बात करते हैं कि इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कानून बनाने की प्रक्रिया में जो है भारतीयों को जोड़ा गया था। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सरदिनकर राव को कार्यकारी परिषद में जो विधायी परिषद में जो है भाग दिया था उनको। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा किस अधिनियम में की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं इस बात का कि एक शब्द आया था कम्युनल अवार्ड, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। तो कम्युनल अवार्ड, उससे थोड़ा सा ध्यान रखें। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में आया था। इसमें कहा गया था कि भाई दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, सिखों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो पृथक निर्वाचन मंडल तो शायद आपको समझ में आता ही होगा, पर फिर भी इसमें ये बात कही गई है कि जिस धर्म का नेता खड़ा होगा वहाँ पर उस क्षेत्र से, उसी धर्म के लोग जो हैं वो वोट दे सकते हैं, और कोई धर्म का वो आदमी जो है वोट नहीं देगा। तो इससे जो है क्या हो रहा था कि इससे ये हो रहा था कि एक तरह से देश में बंटवारा शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है। तो 1909 में तो मुसलमानों के लिए किया गया था, लेकिन 1935 में जो है ये सब के लिए लागू कर दिया गया था। दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, महिलाओं के लिए, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन, ठीक है, श्रमिकों, सबके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935, ये आंसर इसका ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन मानदंडों के आधार पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव के लिए मताधिकार दिया गया था। तो प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये भी ध्यान रखें 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव की बात हुई होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव की बात कब की गई, 1919 में। तो इसका आंसर हो गया संपत्ति के आधार पर और शिक्षा के आधार पर। तो यानी कि ऑप्शन आपको इसमें ढूंढने की भाई कौन सा ऑप्शन है, बी 1 एंड 3।